Hello everyone. A warm good evening to you all. I welcome you on the Swami Vivekananda Institute. जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे थे थियरी एंड अप्रोचेस की, जिसमें हमने बात कर ली थी मेजर थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जब भी हम बात करें, यानी कि आप देखो उसके बाद आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जनरली यानी कि मार्क्सिस्ट, चलिए हम शुरुआत से इसको देखते हैं, क्योंकि जब भी हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक नया कॉन्टेक्स्ट थियरी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लिटरली कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। हालांकि ये जो है ना आपके एनटीए के वेब सिलेबस में नहीं दे रह सका है, वहाँ पे हम स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म होता क्या है, ये आखिर कहलाता क्या है, लेट्स हैव अ लुक। क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ज़्यादा थ्योरी हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जितने भी मेन थियरीज हैं उनको हम क्या करें, कवर करने के लिए। उसमें आपको पोस्ट कॉलोनियल थियरी, पोस्ट स्ट्रक्चरल थियरी नहीं दे रखा है, बट हम कोशिश करेंगे उन थियरी को भी थोड़े से छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कवर करें, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। तो हम उन दो थियरी जो रिमेनिंग थियरी है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, लेकिन जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे तो कुछ क्वेश्चन, कुछ बुक्स जो है ना वो पोस्ट कॉलोनियल से पूछ लिए जाते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरल भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है, की थिंकर्स, डेरिडा जैसे कोई आइडियाज़ जो है ना वो आपसे पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म कवर करने के बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कैसे ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से अलग है, और वो जो है ना एक डिफरेंट थियरी है, उसको भी कवर करने की बात करेंगे। साथ ही साथ पोस्ट कॉलोनियल को भी देखेंगे। तो जब हम स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की बात कर रहे थे तो हमने देख लिया था कि ये की कॉन्सेप्ट्स होता क्या है, हमने बेसिक्स मार्क्सिज्म के बारे में जाना था, और उससे रिलेटेड हमने की कॉन्सेप्ट्स यानी कि क्वेश्चन थे पीवाईक्यू, ये सब देखे थे। और पीवाईक्यू में हमने लास्ट टाइम टॉप 5 क्वेश्चन को हमने देखा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि जो आने वाला क्वेश्चन है, वो हो सकता है वो आपके डायरेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन से ना जुड़े हों, लेकिन ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये जब थियरी आप पढ़ते हो, चाहे आप पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, पोस्ट स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की बात करें, फेमिनिज्म की बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको लिटरेचर थियरी में भी आता है। तो जनरली क्या होता है, ये जो टॉपिक आपको ओवरलैप करते दिखेंगे। मैंने कुछ जो टॉपिक्स है ना, कुछ क्वेश्चन जो है ना वो लिटरेचर वाले से भी लिया है, ताकि जो है ना आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। हालांकि ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हार्मोनिटिक्स का कॉन्सेप्ट्स, ये जो है ना ये आपके जितने भी एंट्रेंस होते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, या फिर जितने भी आईआर से रिलेटेड ये होते हैं, एंट्रेंस होते हैं, चाहे आप हैदराबाद का देख लो, चाहे आप जेएनयू का देख लो, चाहे आप बीएचयू का देख लो, चाहे आप डीयू का देख लो, तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी वजह से मैंने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से, या फिर पोस्ट कॉलोनिज्म से, या फिर पोस्ट मार्क्सिज्म से, या फिर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से, उन सबको मैंने लिया है, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ना केवल एनटीए के लिए बल्कि जितने भी बच्चे जो है ना पीएचडी एग्जाम की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो जब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, ये जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा स्मॉल हो गया, बट जनरली आप ना इसको ना एक बार देख लेना, मैं इसका आपको हिंदी समझाऊंगी। द हर्मेनेटिक्स ऑफ सस्पिशन इज अ टर्म क्वाइंड बाय पॉल रिकर। ये जो टर्म्स है हर्मेनेटिक्स, ये जो है ये टर्म जो है वो क्वाइन किया गया था पॉल रिकर के द्वारा। वो कहता है टू डिजिग्नेट द पोस्ट कॉलोनियल टेंडेंसी टू सी थियरी एंड रिलेटिंग रीडिंग मीन्स टू ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। इसका मतलब कि सिद्धांत और संबंधित पढ़ने या युक्तियों को वैश्विक साजिश के रूप में देखने और उत्तर औपनिवेशिक प्रवृत्ति के मामित करना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हर्मेनोटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो ये किससे रिलेटेड है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से जो जो हर्मेनेटिक्स को दिखाता है उसको आपको टिक करना है। आपको घबराना नहीं है, मैं हर्मेनेटिक्स का मतलब आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हर्मेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट, ये आपसे पूछा जाता है, ये जनरली आपको क्रिटिकल थियरी से रिलेटेड होता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सी द क्वेश्चन, देन वी डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बट फर्स्ट सी द क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन जो दे रखा है, टू डिस्क्राइब इंटरप्रेटिव बीट्स दैट चैलेंज एंड सीक टू ओवरकम द कंपार्टमेंटलाइज कल्चर एक्सपीरियंस, यानी उन व्याख्यात्मक बोलियों का वर्णन करना जो विभाजित सांस्कृतिक अनुभव को चुनौती देती है और उन पर काबू पाने का प्रयास करती हैं, इसको हर्मेनेटिक्स कहते हैं। तीसरा जो ऑप्शन पूछ रहा है, हर्मेनेटिक्स किसको कहते हैं, हु फॉलोइंग मार्क्स, नीत्शे एंड फ्रायड held that textual appearance deceptive and text does not gradually relinquish their meaning, यानी कि हर्मेनेटिक्स उसको कहते हैं जो मार्क्स, नीत्शे और फ्रायड को अनुसरण करते हैं
किसने माना जाता है पाठ दिखावे भ्रामक है और पाठ शालीनता में अपने अर्थों को नहीं त्यागता है, इसको हर्मेनेटिक्स कहते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन आपका है ये, टू डिस्क्राइब द मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट अडॉप्ट अ डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अडॉप्ट द अदरवाइज इनएक्सेसिबल मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन। व्याख्या के उन तरीकों का वर्णन करता है जो अन्यथा दुर्गम अर्थ या निहितार्थ निकालने के लिए ग्रंथों के प्रति अविश्वासपूर्ण रवैया को अपनाता है। जनरली जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसके ऑप्शन आपको बड़े होते हैं, तो हो सकता है वो आपके ना इंटरेस्ट को थोड़ा जो है ना वो दबा दे। बट जनरली ये सब जब तक से आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, जब तक से आपको हर्मेनेटिक्स के बारे में नहीं पता हो वो क्या है, तब तक से आपको क्या होगा, ये जो ऑप्शन लगेगा ना कि ये क्या भूल भुलैया है। तो हमें क्या करना है, ये जो टॉपिक्स है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है हर्मेनेटिक्स का, उसको देखते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं हर्मेनेटिक्स का, ये जो जनरली डिस्क्राइब करता है, जनरली पहले क्या होता था, बाइबल्स का हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते थे। उसके साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, हर्मेनेटिक्स। क्योंकि जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से, कौन सा स्टेप पहले होना चाहिए, ये भी क्या है, ये एक साइंस का पार्ट है। यानी कि आपको कुछ स्टेप फॉलो करके ही आप क्या कर सकते हो, रियल इंटरप्रिटेशन तक जा सकते हो। और जब भी हम हर्मेनेटिक्स की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड थिंकर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया, पॉल रिकर और जर्गन हैबरमास, ये जो है ना थिंकर्स हैं, वो हर्मेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो जब भी हम लिटरेचर की इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग हर्मेनेटिक्स को मानते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना पेपर 1 में भी पूछा जाता है जब आप रिसर्च करते हो। तो ये जो टॉपिक्स है हर्मेनेटिक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जनरली ये आपके लिटरेचर का पार्ट है, बट मैंने आपको इस टॉपिक को इसलिए लिया ताकि ये जो जितने भी आप पूछते हैं इसके वाइड टर्म को आप समझ जाओ। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के वाइड टर्म्स को हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाना है। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है राइट द कोड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। जब आप ये देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हर्मेनेटिक्स, यानी कि जब भी आप हर्मेनेटिक्स की बात करते हो तो आप जो है ना उसकी ट्रांसलेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रखा है टू डिस्क्राइब द मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन। जहाँ पे इंटरप्रिटेशन है आप उनको क्या करोगे, यू विल कंसीडर इट टू डिस्क्राइब द मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट अडॉप्ट ए डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू इलिसिएट अदरवाइज इनएक्सेसिबल मीनिंग और इम्प्लीकेशन। यानी कि आप उस तरह से व्याख्या को वर्णन करते हैं जो कि कोई नहीं दिया हो, उसको आपको अर्थ निकालना, यानी आप सटीक अर्थ तक पहुंच सके। आप जो भी अर्थ जो है ना हिडन है, आप उसका मतलब निकाल सके। इस तरीके से आप उसको क्या करते हो, वर्णन करते हो। और जो भी उसके प्रति, जिस ग्रंथ के प्रति, यहाँ पे ग्रंथ की बात की गई है, तो ऑफकोर्स ये जो है ना राइट आंसर है। यानी कि डी जो है ना, डी जिसमें है दैट विल बी द राइट आंसर। और इस तरीके से आप क्या करोगे ना, क्वेश्चन को अप्रोच करके चलोगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से अप्रोच करना है। अब एक जो चीज है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ए है और डी है, ऑफकोर्स डी जिसमें होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। जो आप देखो क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, हु फॉलोइंग मार्क्स, नित्शे एंड फ्रॉइड हेल्ड दैट टेक्सुअल अपीयरेंस आर डिसेप्टिव एंड टेक्स्ट डज नॉट ग्रेसफुली रिलिंक्विश देयर मीनिंग। यानी कि जब आप फ्रॉइड, मार्क्स, इन सबको देखोगे, दीज आर द क्रिटिकल थिंकर्स, और ये कहते हैं कि जब भी हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम उनके छिपे हुए मीनिंग को, दिखावे को भ्रामक मानते हैं और पाठ शालीनता से अपने अर्थों को नहीं त्यागता। यानी कि हम उसके छिपे हुए मीनिंग को समझते हैं। तो ये जो सी और डी जो ऑप्शन है दैट्स आर मोर सुटेबल फॉर दिस आंसर। जब आप ए को देखोगे, टू डेजिग्नेट द पोस्ट कॉलोनियल टेंडेंसी टू सी थियरी एंड रिलेटेड रीडिंग, तो ये पोस्ट कॉलोनियल से तो रिलेटेड है ही नहीं। और जब भी पोस्ट कॉलोनियल की बात करते हो तो आप क्या करते हो, उसमें आप कॉलोनीज कंट्री की बात करते हो, एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हो। यहाँ पे आप जो है ना टेक्स्ट और या फिर इंटरप्रिटेशन की तो बात करते नहीं हो, वो बात होती है स्ट्रक्चरलिज्म में। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जब भी आप देखोगे वहाँ पे टेक्स्ट की बात की जाती है, वहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, वहाँ पे आप टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो। तो जब भी आप देखोगे ना स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, दीज आर रिलेटेड टू योर टेक्सटुअल, कि आप टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हो, कैसे उसको ट्रांसलेट करते हो। एंड दैट्स वाई कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना एनटीए में जो कि आपके हो सकता है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ना हो, बट जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब भी हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं तो वो टॉपिक क्या डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है
टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन की, ट्रांसलेशन की, उसके मीनिंग्स जो हिडन मीनिंग है उसको फाइंड करने की, तो इस तरीके से आप जो है ना राइट आंसर, आई डोंट नो कि इनमें से आप लोग में ने किसको पता है कि हार्मोनेटिक्स का मतलब क्या होता है, बट आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल थियरी, यानी कि आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल थियरी में जो स्ट्रक्चरलिज्म की बात होती है वो टेक्स्ट से रिलेटेड बात करती है, वो उसकी मीनिंग्स को फाइंड करने की बात करती है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन की बात करती है, तो आप इसके थ्रू ना राइट आंसर तक पहुंच सकते हो. सो यूज योर एलिमिनेशन मेथड टू गेट द राइट आंसर. इस तरीके से हमें क्या करना है, एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स has considered the classical problem of base and superstructure in relation to the literature. इसके बारे में हमने बात की थी जब हमने लेक्चर किया था. कहने का मतलब है कि मार्क्सवादी आलोचकों में से किसने साहित्य के संबंध में आधार और अधिरचना यानी बेस और सुपरस्ट्रक्चर को क्लासिक समस्या यानी उसको क्रिटिसाइज करने पर विचार किया है, यानी कि वो जो है ना, these are not a complete understanding of the इंटरनेशनल रिलेशन. उन्होंने कहा कि बेस और सुपरस्ट्रक्चर is not a suitable things to understand the classic problem. इनमें से किन थिंकर ने इसको क्रिटिसाइज किया है मार्क्सिज्म के बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर को? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है एडमंड विल्सन, रेमंड विलियम, लूसियन गोल्डमैन, वाल्टर बेंजामिन. Just check the right answer and note down your right answer so that you can understand it's what's the real answer. Base and superstructure. बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, जब भी हम बात करते हैं तो बेस को ना हम लोग इकोनॉमी को हम लोग बेस के रूप में कंसीडर करते हैं. ओके, लेट्स सी द राइट आंसर. जब भी आप बात करते हो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के, तो उसमें जो है नए आउटसोर्स हैं, नए क्रिटिकल थिंकर्स हैं, जिन्होंने क्या किया, कल्चर को जो है ना, उन्होंने कहा कि सुपर स्ट्रक्चर में जब भी आप बात करते हो तो आप ना इकोनॉमी को बेस मानते हो, बट उन्होंने कहा कि इकोनॉमी इज नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम. उसमें हमें क्या करना चाहिए, कल्चर को भी इंक्लूड करना चाहिए. और जब भी कल्चर की बात आती है तो एक नाम जरूर सामने आता है, वो है रेमंड विलियम की. ठीक है, रेमंड विलियम जो ऐसे थे, उन्होंने कहा कि लो कल्चर नॉट जस्ट द हाई कल्चर बट लो कल्चर, कल्चर ऑफ द पीपल, कल्चर दैट विल फ्रूट इन द स्ट्रीट. जो आप देखते हो ना एवरीडे स्ट्रीट में, या फिर जो होता है, जैसे आप ड्रग्स के बारे में मैंने एग्जांपल देके बताया था, ये सब भी क्या है, ये सब कल्चर का पार्ट्स है और इन्हें भी हमें क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए. और इससे रिलेटेड जो थिंकर्स है वो है रेमंड विलियम. तो जब भी हम बात करेंगे रेमंड विलियम, तो उन्होंने क्या किया था, रेमंड विलियम ने क्रिटिसाइज किया था क्लासिकल मार्क्सिज्म यानी बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर की. और उन्होंने ये जो क्रिटिसिज्म है, उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म को कहा था कल्चर एंड सोसाइटी इंपॉर्टेंट बुक. दिस आर द इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय द रेमंड विलियम, कल्चर एंड सोसाइटी, जिन्होंने उन्हें कहा था कल्चर इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी. और उन्होंने कल्चर पे जो है ना ज़्यादा जोर दिया था और उन्होंने ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ कल्चर की बात की. अब ऐसा नहीं है, कल्चर जो है ना, जब सिर्फ हम क्लासिकल डांस को ही कह सकते हैं. जो आज आप देखते हो ना क्लासिकल म्यूजिक, आज जो आप देखते हो ना जो रैप होता है, रैप, मोस्ट ऑफ द रैप इज द, जितने भी रैप होते हैं वो देखते हैं कि अब उनकी जो जन्म कहाँ से होती है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट. आपने गली बॉय देखी हो, गली. सो दीज द क्रिकेट, गली क्रिकेट. तो कल्चर का जो रूट है, कल्चर के जो लो जो है ये है ना, उनको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. और जनरली हम कहते हैं कि दीज आर द डायनेस्टिक, जो भी होते हैं ना कि किसी महाराजाओं की देन, या फिर उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कल्चर का हिस्सा मानते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. जितने भी आप कल्चर देखते हो, जो रूटेड कल्चर होते हैं, जो कि गली से क्रिकेट खेल के बच्चे आते हैं, या फिर गली से जो आर्टिस्ट निकल के आते हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट टू प्रमोटिंग द कल्चर. ठीक है, तो उन्होंने बात की थी लो कल्चर की, और उन्होंने माना था कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हो. तो ये जो थी ना रेमंड विलियम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये आपके नॉट ओनली लिटरेचर में बल्कि ये आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं. तो आप इसको ना जरूर से जरूर याद करके जाना जब भी आप क्रिटिकल थियरी या फिर मार्क्सिज्म को पढ़ रहे हो. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, विच इज द वर्ड ऑड वन अमंग द मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स बिलो. नीचे दिए गए मार्क्सवादी आलोचकों में से कौन सी अलग है, यानी कि अलग है. तो इसमें दिया ऑप्शन जॉर्ज लुकास, लुइस अल्थ्यूजर, रेमंड विलियम, नॉर्थरोप फ्राई.
इनमें से कौन जो है ना मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स नहीं है, यानी कि उनसे अलग है। दो चीजें तो आपको सामने दिख रही हैं कि दो जो थिंकर्स है ना वो आपने पढ़ा है कि दीज आर द थिंकर्स फ्रॉम द क्रिटिकल मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, इनमें से कौन जो है नहीं है। ऑफ कोर्स यू डन 50-50 ऑलरेडी। जॉर्ज लुकास, नॉर्थरॉप फ्रायर, ल्यूज अल्थ्यूजर, रेमंड विलियम के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी कि ल्यूज अल्थ्यूजर की जब भी हम बात करते हैं तो आईएसए की बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus की बात करते हैं। रेमंड विलियम की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कल्चर मेटरलिज्म की बात करते हैं रेमंड विलियम। बचे जो दो हैं उनके बारे में देखते हैं, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जब भी आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करो तो ट्राई टू एलिमिनेट द पॉसिबल रॉन्ग आंसर एंड देन यू कैन रीच द राइट आंसर। तो आप देखोगे ना जो की मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, जिनमें आपको और भी थिंकर्स, आपको ल्यूज अल्थ्यूजर, पॉल सात्र, हर्बर्ट मार्क्यूज, एंटोनियो ग्राम्सी, कार्ल कॉच और जॉर्ज लुकास, ये जो है ना इंपॉर्टेंट थिंकर है। जो इंपॉर्टेंट थिंकर नहीं है वो है ये नॉर्थरॉप फ्रायर। जब भी हमें इंपॉर्टेंट थिंकर की बात करेंगे, जॉर्ज लुकास इज ऑल्सो अ क्रिटिकल थिंकर। जो अदर क्रिटिकल थिंकर जो आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, कार्ल कॉच, एंटोनियो ग्राम्सी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हर्बर्ट मार्क्यूज जिनके बारे में हमने बात किया था वन डायमेंशनल मैन के बारे में, वन डायमेंशनल मैन, पॉल सार्tre, ये तो अपने आप में आई थिंक ही गॉट अ नोबेल प्राइज, जिन्होंने बाद में उन्हें लेने से मना कर दिया था, लुइस अल्थ्यूजर जिसके बारे में हमने बात की थी। तो these are the key Marxist thinker that you should know. Next question जो है, what was the Gramsci term for the cultural consensus supporting capitalism? पूंजीवाद का समर्थन करने वाली संस्कृति सर्वसम्मति के लिए ग्रामसी ने किस शब्द का प्रयोग किया? ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो टर्म है मैं लेक्चर 1 से आपको ना बार बार मेमोराइज करेंगे। ये बात मैंने रियलिज्म में की थी, ये बात हमने थियरी की स्टार्टिंग में की थी। जो टर्म्स है वो है मोनोपोली, आइडियोलॉजी, डिस्कोर्स और हेजेमनी। विच वन इज द राइट आंसर? ग्रामसी, ग्रामसी टर्म फॉर कल्चर कंसेंसस, यानी कि आप जो है ना सर्वसम्मति की बात करते हो, सबकी उसमें सहमति होनी चाहिए। तो जब भी हम सहमति की बात करते हैं यानी कि आप कॉन्सेंट की बात करते हो, तो आपने एक टर्म सुना होगा रूल बाय कंसेंट, रूल बाय कंसेंट। और जब ऐसा कुछ होता है तो हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, हेजेमनी, ठीक है, कि हमने देखा था कि कैसे जो वेस्टर्न आइडिया है दे ट्राई टू हेजेमनाइज द वेस्टर्न ईस्टर्न कल्चर। सो द टर्म यूज्ड बाय द ग्रामसी टू अंडरस्टैंड द कंसेंसस, ठीक है, दिस कंसेंसस इज बिल्ड अपॉन द कल्चरल फ्रेम, यानी कि वो आपको हो सकता है, जैसे हमने बात किया था कि कंसेंसस, ये जो हेजेमनी होता है आपको सॉफ्ट कल्चर के फॉर्म में होता है, कभी कभी आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में होता है, कभी कभी आपको वीज़ा के फॉर्म में होता है, कभी कभी आपको फेस्टिवल प्रमोट करने के फॉर्म में होता है। तो इन चीज़ों से क्या किया जाता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और अपने पावर का प्रोजेक्शन करते हैं। सो दीज कम अंडर द सॉफ्ट कल्चर और कल्चरल कंसेंसस, जिसको ग्रामसी ने कहा था दीज आर द कंसीडर एज हेजेमनी, यानी कि आप क्या करते हो, अपनी जो है ना पावर को दूसरे कंट्री पे आप आधिपत्य जताने की कोशिश करते हो बाय देयर कंसेंट, उनमें एक दूसरे का ना साइलेंट कंसेंट रहता है। सो दिस टर्म इज कंसीडर्ड बाय ग्रामसी। देखिए कॉन्सेप्ट एक है बट क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ ना कि आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। तो जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उस दिन आप क्वेश्चन को आराम से अप्रोच कर पाओगे। सो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट रादर देन तो रिमेम्बरिंग और रोट लर्निंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हेजेमनी जो है ना, हेजेमनी ने कहा कि आप जो है ना कंसेंट से क्या कर सकते हो, दूसरे पे डोमिनेट करते हो, ना कि आप फोर्स। उन्होंने कहा था कि जो आप फोर्स यूज करते हो, हार्ड पावर की बात करते हो, वो जो है ना आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी पे अप्लाई करके आप अपने उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बट इफ ए कंट्री, हेजेमॉन कंट्री, जैसे आप यूएस, चाइना, अगर वो दूसरे कंट्री पे क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू कैप्चर, दे वांट टू गेन देयर अटेंशन, देन आपको क्या करना है, उनको उनके जो है ना कल्चर को इन्फ्लुएंस करना है और ये सब जो है ना उनके कंसेंट के थ्रू करना है, ठीक है, उनकी उसमें सहमति होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने पावर को उन पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो रूल नॉट जस्ट बाय द फोर्स एंड कोercion,
रूल्स शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम इज अ राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म कल्चरल मैटरलिज्म। जब भी रेमंड विलियम की बात होती है कल्चरल मैटरलिज्म इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि अल्थ्यूजर की बात हम करते हैं तो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है। तो कहता है कि रेमंड विलियम के अनुसार सांस्कृतिक भौतिकवाद शब्द का सही वर्णन क्या है, मतलब द कल्चर दैट अफेक्ट द रिलीजन एंड द सोशल लाइफ, वैसा संस्कृति जो कि धर्म और उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। द पॉलिटिकल इफेक्ट दैट मैटर्स इन सोशल लाइफ, यानी राजनीतिक प्रभाव जो कि सामाजिक लाइफ को यानी सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। या फिर मटेरियल इफेक्ट, ठीक है, यानी कि उसका भौतिकवादी प्रभाव जो कि कल्चर और सोशल लाइफ को बृहद स्तर पे प्रभावित करता है। और द इफेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि सोशल लाइफ पे यानी कि सामाजिक लाइफ पे प्रभाव जो कि कल्चर सिचुएशन को इन ए कल्चर सिचुएशन अनसर्टेनिटी, जहाँ पे कल्चर जो है ना अनसर्टेन रहता है। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में राइट ऑप्शन की तरफ जाना है। ऑप्शन जो है ना आपको क्लियरली दिख रहा है कल्चर मैटरलिज्म, और उसके थ्रू ना मैं इसको एक इरेज कर देती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखेगी ऑप्शन। एंड जस्ट ट्राई टू गेट द राइट आंसर बिकॉज दीज क्वेश्चन, इसका आंसर जो है ना आपके क्वेश्चन में छिपा हुआ है। कल्चर मैटरलिज्म इसका मतलब क्या है? These are the very conceptual based question. आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कल्चर मैटरलिज्म को लेकर के, यू कैन इजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। चलिए आंसर को देखते हैं। एक्चुअली जब भी हम बात करते हैं कल्चर मैटरलिज्म की, तो कल्चर मैटरलिज्म यानी कि कल्चर जो है ना यहाँ पे क्या है, कल्चर है, और ये क्या है, कल्चर का इम्पैक्ट मटेरियल के थ्रू। जैसे हमने बात किया था ना, जैसे हमने बात किया था हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, ठीक है, यानी क्लासिकल में जब हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, यानी उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री को ना मटेरियल के थ्रू, यानी किस तरह से मटेरियल के थ्रू उन्होंने डिवाइड किया था, उन्होंने 6 स्टेजेस दिए थे। उसी तरह से क्या हुआ था, कल्चर जो है ना, कल्चर का प्रभाव क्या है, मटेरियल का प्रभाव क्या है कल्चर पे। तो ये जो चीज़ है ना, ये बात कही थी रेमंड विलियम ने। तो रेमंड विलियम ने जब ये बात की थी तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि कल्चर और मटेरियल की बात की जा रही है। और इस ऑप्शन में आप देखो यहाँ पे लिखा है द मटेरियल इफेक्ट ऑफ कल्चर हैज इन वाइडर सोशल लाइफ, यानी कि मटेरियल का प्रभाव क्या है कल्चर पे और उसके सोशल लाइफ के वृहद स्तर पे क्या प्रभाव है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब रेमंड विलियम और कल्चर मटेरियलिज्म से रिलेटेड उसके की कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो जब भी आपके पास कल्चर मटेरियलिज्म की बात आए तो आप रेमंड विलियम को कंसीडर करेंगे। रेमंड विलियम इज द इंपॉर्टेंट थिंकर जिन्होंने कल्चर को ध्यान में रख करके की बात की थी। उन्होंने कहा था कि कल्चर जो होता है ना, वो कल्चर जो होता है ना, आप डायनेस्टिक या फिर रॉयल हो वो जरूरी नहीं है, कल्चर ऑर्डिनरी भी होता है। ये कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि हु गिवन द टर्म कल्चर इज ऑर्डिनरी। तो ये जब भी आप बात कर रहे हो कल्चर को ऑर्डिनरी के फॉर्म में देखने के लिए, या फिर सामान्य लोगों की या फिर आम लोगों के जीवन के बारे में आप देख पढ़ते हो। और यहाँ से ना आप देखोगे ना इथनोग्राफी का कॉन्सेप्ट आया। यानी इथनोग्राफी क्या होता है कि जब भी आप कोई स्टडी करते हो तो आप क्या करते हो, लोगों का अध्ययन करते हो, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी में आप क्या करते हो, आप ना लोगों को जा करके आप जो ट्राइबल्स लाइफ के रिलेटेड या फिर जो छोटे जो लोग हैं उनके लाइफ के बारे में आप स्टडी करते हो, फील्ड स्टडी करते हो, फील्ड विजिट करते हो। और वहाँ से आप क्या करते हो, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ओरल ट्रेडिशन के बेसिस पे, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उससे आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो। तो कल्चर मटेरियलिज्म देखते हैं ना आप, इथनोग्राफी में आपको देखने को मिलता है। इथनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब जो है ना, इन सब चीज़ों में आप इन कल्चर के इफेक्ट को देखोगे। उन्होंने कहा था कल्चर जो होता है ना ऑर्डिनरी पीपल की होती है। जो इंपॉर्टेंट बुक रेमंड विलियम्स से है वो है कल्चर एंड सोसाइटी, और लॉन्ग रेवोल्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बुक। ईयर देख लेना, ईयर में मुझे कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कल्चर्स एंड सोसाइटी 1961 होगा, बट आप देख लेना दीज 2 बुक्स आर रिलेटेड टू रेमंड विलियम, द लॉन्ग रेवोल्यूशन एंड कल्चर एंड सोसाइटी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। दीज क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है, दीज टॉपिक्स आर ओवरलैप विद द लिटरेचर, ठीक है। और इसी वजह से ना आप देखोगे ना, आप पोस्ट कॉलोनियल पढ़ोगे, फेमिनिज्म पढ़ोगे, या फिर आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ोगे,
ये सब जो चीज़ें है ना, ये लिटरेचर में भी आपको पढ़ने को मिलती है। और इसी वजह से ना इंटरनेशनल रिलेशन में आप, क्योंकि लिटरेचर जो है ना, जब भी आप कल्चर को पढ़ोगे ना, कल्चरल स्टडी को पढ़ोगे, तो लिटरेचर इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने कुछ जो क्वेश्चन है ना वो लिटरेचर से उठाई है, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो वो एकदम कंप्रिहेंसिव हो, ठीक है, ताकि आप हर तरीके से आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सको। तो हर्मेनोटिक्स की बात जब भी आती है, जब भी आप कल्चरल मेटलिज्म की बात करते हो, तो ये सब चीज़ें ना आपको देखने को मिलेगी लिटरेचर में। बट इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए आपको इन चीज़ों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप पोस्ट कॉलोनियल थियरी की बात करोगे तो वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे जो है ना कुछ बुक्स के थ्रू उन्होंने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय विषय को समझा है। तो आप ना इन सब चीज़ों को भी नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जनरली ये सब चीज़ें ना आपके सिलेबस में नहीं दी रहती है, कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट जब आपको इनके बारे में पता रहेगा तो आप क्या क्या कर सकते हो, आगे आने वाली जो थियरी को है ना और भी डेप्थ में अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन हैज द पॉपुलराइज द टर्म ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो ग्लोबलाइजेशन जो है ना, आप स्टैंडर्ड बुक उठा के देखो तो बेलिस एंड स्मिथ में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन का। सबको पता है ग्लोबलाइजेशन हर बच्चा पढ़ के जाता है, बट जनरली ग्लोबलाइजेशन ये जो टर्म्स है वो अभी करंट अफेयर में है। तो पूछा जा रहा है कि किसने पहली बार ये टर्म्स को दिया, रोनाल्ड रॉबर्टसन, फ्रांसिस फुकुयामा, जॉन यूरी, जॉन टॉमलिंसन। Try to guess this question. The term globalization is a very famous concept given by whom? चलिए, फ्रांसिस फुकुयामा की जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज जो हमेशा समझ में आती है वो है एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री गिवन बाय द फ्रांसिस फुकुयामा। इन तीनों में मुझे हमें फाइंड करना है। तो जब भी हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, द टर्म्स गिवन बाय रोनाल्ड रॉबर्टसन। ये जो नाम है ना बहुत फेमस है, जस्ट लाइक विलियम, ठीक है, हमने बात की थी ना रेमंड विलियम की, तो रेमंड विलियम की तरह ये नाम भी बहुत फेमस है। अब ये ग्लोबलाइजेशन टर्म होता क्या है, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्चुअली जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वैश्वीकरण, चारों तरफ क्या होता है, वैश्वीकरण होता है, ठीक है। और ये आई थिंक ये डाटा मैंने लिया है इस वेबसाइट से। अगर आपको ज़्यादा भी इंटरेस्ट, अगर आपको ज़्यादा इसको डेप्थ में पढ़ना है, यू कैन रीविजिट दिस टॉपिक। तो जब भी हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो ये जो टर्म है वो दो कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है, ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन। मतलब कि आपको क्या करना है, इस तरीके से वैश्वीकरण करना है कि आपको जो लोकल जो कल्चर है उनको भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि आप जो है ना कोई जो है ना पिज्जा बर्गर या फिर कोई भी चीज़ें जो है ना वो वैश्विक चीज़ें जो है ना आ रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, यहाँ के लोगों का जो टेस्ट है, ठीक है, यहाँ के लोगों का जो टेस्ट है उसको ध्यान में रख करके कुछ जो चीज़ें ना ऐड कर रही हैं पिज्जा बर्गर के थ्रू। जैसे एक उदाहरण, जैसे बर्गर टिक्की, ठीक है, जो टिक्की जो है ना, दीज टिक्की, आलू की टिक्की, ये जो है ना दीज आर वेरी पॉपुलर इन मुंबई में आप जाओगे या फिर इंडिया में हर कोने में आलू टिक्की जो है ना, दीज टिक्की इज वेरी फेमस। अब बर्गर जो है, दीज आर द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स, और क्या किया है, बर्गर और टिक्की को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया गया, दैट बिकम ग्लोबलाइजेशन। लोकल के कल्चर को ग्लोबल कल्चर से आप क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो, दैट बिकम ग्लोबलाइजेशन। और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, जो मान लीजिए कोको कोला है, ठीक है, अब कोको कोला में जनरली मान लीजिए कि अब यहाँ का आप देखो कि फ्लेवर अलग होता है, अलग तरह की जूस होती है, तो इसमें क्या कर दिया, हो सकता है इसके नाम को चेंज कर दो जैसे, या फिर हो सकता है उसके फ्लेवर को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन उसको आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो उस ब्रांड के प्रति। ये चीज़ें आपको चाइना में, या फिर मार्केटाइजेशन, तो यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं, दीज आर द मार्केट। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ये बिजनेस का स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ मार्केट का स्ट्रेटजी नहीं है, यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, कल्चर को इम्पैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा ना कल्चरल इंडस्ट्री, तो इस तरीके से नई नई चीज़ें जो आ रही हैं वो हमारे लिविंग स्टाइल्स और चीज़ों में क्या कर रही है, परिवर्तन ला रही है और कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो वन अमंग देम, ठीक है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, आगे जा करके हम जो है नेक्स्ट अप्रोच को कवर करेंगे। बस फर्स्ट सी दिस क्वेश्चन,
Who among the following coined the dictum the medium is the message? The most important question that repeatedly asked in the political science exam. कि निम्नलिखित में इसने किसने ये कहा कि माध्यम ही संदेश है? और इसको मैंने आई थिंक पहले भी कराया है. ऑप्शन है आपका रेमंड विलियम, इरविंग गोफमैन, मार्शल मैक्लुहान, जॉन फिस्के. Just go through the right option because these are the repeatedly asked question and very important question generally asked in critical theory, cultural theory, critical culture theory. Okay, let's see the answer. तो जब भी आप रेमंड विलियम की बात करोगे तो आपको कल्चरल मेटरलिज्म की बात होती है. इरविन गोफमैन, आई डोंट नो. मार्शल मैक्लुहान इज द वन हु स्टडी अबाउट द मीडिया. ठीक है, इन्होंने मीडिया का स्टडी किया और इन्होंने क्या कहा कि जो मीडियम है जिसके थ्रू आप मैसेज लेते हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि जिसके थ्रू आप मैसेज लेते हो मीडियम क्या है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने जो टर्म दिया था मीडियम इज ए मैसेज, मसाज, आप जो भी पढ़ लो, दीज टर्म्स इज गिवन बाय द मैक्लुहान. और कल्चरल मेटरलिज्म की जब भी बात होती है वो रेमंड विलियम ने कही थी. तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म से रिलेटेड वो खत्म होता है. जो नेक्स्ट अप्रोच है फेमिनिज्म का यानी नारीवाद का, वो हम आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे. उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि जो बाकी बचे थियरी हैं जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म, वो आपकी बुक में दे रखा है. बाकी जो थियरी हैं पोस्ट कॉलोनिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है. बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि क्योंकि मैं इन दोनों अप्रोच को छोड़ना नहीं चाहती जिससे आपको लगे कि आपने दो चीज अप्रोच को छोड़ दिया और आपकी स्टडी जो है इनकम्प्लीट लगे. मैं चाहूंगी उसको भी ना शॉर्ट वे में जिस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं उससे क्या करूँ, फ्रेम करूँ. पोस्ट कॉलोनियल से तो आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं. जैसे मान लीजिए रेचेट ऑफ द अर्थ, ये जो है ना पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स, गायत्री स्पिवाक से रिलेटेड उनके बुक्स आते हैं आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में. तो ये जो थियरी है पोस्ट कॉलोनियल थियरी आपको स्किप करके नहीं जा सकते. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी आपको शॉर्ट में पढ़ना है, डेप्थ में नहीं घुसना है. पोस्ट मॉडर्निज्म भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी है. तो बाकी की जो 3 थियरी है उसको हम आने वाले क्लास में करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग and keep practicing the PYQ. Thank you.